नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डी राजा के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात की जाती है इंट्रोडक्शन की। अभी देखो, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर डिस्प्यूट है, तनाव है। इजराइल कोशिश कर रहा है पूरे के पूरे वेस्ट बैंक को हड़प लिया जाए। इजराइल के कई अरब कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। देखो, 1990s में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उस समय फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि अब हिस्ट्री का एंड हो गया है। क्यों? ऐसा क्यों? फ्रांसिस फुकुयामा ने यह बात क्यों बोली? क्योंकि देखो, कोल्ड वार के दौरान दो आइडियोलॉजीज के बीच लड़ाई थी। एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। यूएसए समेत दूसरे एलाय कंट्रीज की आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। अब देखो, एक कंसेप्ट है डायलैक्टिक्स का। डायलैक्टिक्स का कंसेप्ट बोलता है जो अच्छी चीज है वो तो फर्दर मूव करेगी और जो घटिया चीज है वो खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताया है मैंने। अब देखो, कोल्ड वार के दौरान लड़ाई थी इन दोनों आइडियोलॉजीज के बीच कि कम्युनिज्म अच्छा है या फिर लिबरलिज्म अच्छा है। यूएसएसआर में कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हुआ, यूएसए समेत दूसरे एलाय कंट्रीज में लिबरलिज्म था। अब 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसे माना गया ये तो कम्युनिज्म की हार है। मतलब डिसाइड हो गया कि जो घटिया चीज थी वो खत्म हो गई। कम्युनिज्म इंप्लीमेंट हुआ था यूएसएसआर में, यूएसएसआर टुकड़ों में बट गया, इसलिए कम्युनिज्म अच्छा नहीं था। लेकिन लिबरलिज्म वाले जो कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, वो तो बहुत डेवलप हो गए। तो इसका मतलब तो लिबरलिज्म की जीत हुई है और हिस्ट्री का अब एंड हो गया है, ऐसा बोला गया था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। इसके बाद और क्या कुछ हुआ 1990 के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। देखो, कुछ समय तक तो वर्ल्ड यूनिपोलर रहा, मतलब यूएसए एकमात्र सुपर पावर रहा। लेकिन 2001 के बाद यूएसए भी कमजोर होना स्टार्ट हो गया, खास करके 9/11 की घटना के बाद। यूएसए में काफी जगह पे 2001 में टेररिस्ट अटैक हुआ था। मतलब कि जो नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, देखो पहले थ्रेट्स किन से थी? यूएसए को पहले थ्रेट थी यूएसएसआर से, यूएसएसआर के साथियों से। उस समय टेररिज्म से इतनी ज़्यादा थ्रेट नहीं थी। लेकिन 2001 के बाद यूएसए को ये रियलाइज हुआ कि टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं ये नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 2001 के बाद काफ़ी सारी यूरोपियन सिटीज़ में भी टेररिस्ट अटैक देखने को मिले। उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और जो पहले बोला जा रहा था कि कैपिटलिज्म की जीत हुई है, कम्युनिज्म की हार हुई है, कैपिटलिज्म के भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक सामने आए। मतलब कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में ये साइकिल चलता रहता है ना, बूम एंड बस्ट का। कभी बूम देखने को मिलता है, कभी बस्ट देखने को मिलता है। तो ये बस्ट ही था कि 2008 में इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए, लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स चली गई, लाखों करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। विभिन्न स्टेट्स को पैसा देना पड़ा बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को। ऐसी सिचुएशन में वेस्टर्न वर्ल्ड को यह समझ में आया कि अच्छा ये होगा, नई ग्लोबल रियलिटीज को अब रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझ में आ गया कि चाइना और इंडिया जैसे जो देश हैं ये भी इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और इनके साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर अब करनी चाहिए। तो पहले अमीर देशों का जो ग्रुप था G8, वो थोड़ा इनएक्टिव हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज ने G20 को ज़्यादा तवज्जो देनी स्टार्ट की। G20 में तो काफ़ी सारे देश हैं ना, जैसे इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ये सब हैं। ये सही भी था क्योंकि देखो पहले G8 वर्ल्ड की इकोनॉमी से संबंधित बड़े फैसले लेता था जिसमें कोई गरीब देश शामिल नहीं था। अब गरीब देशों के भविष्य का फैसला किया जा रहा है अमीर देशों के ग्रुप G8 के द्वारा। ये कहाँ तक उचित है? उचित नहीं था। इसीलिए G20 को तवज्जो दी जाने लगी। बट अब क्या हो रहा है? अब देखो हालात और भी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। चाइना काफ़ी बड़ा हो चुका है। चाइना
काफ़ी समय से यूएस की हेजमनी को चैलेंज कर रहा है और चाइना की वजह से काफ़ी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। इसी का नतीजा था कि चाइना और यूएसए के बीच ट्रेड वार देखने को मिला। अब एक बार फिर से वर्ल्ड बायपोलर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसी सिचुएशन देखो कोल्ड वार के दौरान थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच लड़ाई थी उस समय, ठीक उसी प्रकार का वर्ल्ड आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एक तरफ यूएसए होगा, दूसरी तरफ चाइना होगा। देखो जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के दौरान, तो इंडिया ने किसी देश का प्रत्यक्ष रूप से साथ नहीं दिया था, इंडिया नैम का लीडर बना था। बट अब एक बार फिर से इंडिया के सामने वही डायलेमा है, क्या न्यूट्रल रहा जाए, यूएसए के साथ जाया जाए या फिर चाइना के साथ जाया जाए। लग तो साफ तौर पर ऐसा रहा है जैसे चाइना का सामना करने के लिए इंडिया की जो दोस्ती है वो यूएसए के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। यूएसए कोशिश कर रहा है चाइना के साथ यूएसए का जो कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया को भी घसीटा जाए, ताकि एशिया पैसिफिक रीजन में यूएसए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। ट्रेड डील्स जो साइन हुई हैं यूएसए को खुश करने के लिए, उन ट्रेड डील्स की वजह से लाखों लोगों का रोजगार गया है। बहुत मुश्किल से इंडिया की वर्किंग क्लासेस के लिए जो लेबर राइट सिक्योर किए गए थे वो कमजोर हुए हैं। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो जैसी इंडिया की रणनीति थी कोल्ड वार के दौरान 1947 से लेकर 1990 के बीच, वैसी ही रणनीति अब इंडिया को अपनाने की आवश्यकता है। आज के समय में वर्ल्ड को क्या चाहिए? आज के समय में वर्ल्ड को चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर ऐसा हो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के प्रिंसिपल्स पर आधारित हो। इसके अलावा म्यूचुअल कंसर्न, म्यूचुअल कोऑपरेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन सब प्रिंसिपल्स पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। राइटर ये भी कहते हैं कोविड-19 के बाद एक बात ये देखने को मिली कि वो देश जहाँ पे हेल्थ केयर ज़्यादा पब्लिक डोमिनेटेड था, मतलब सरकार का रोल ज़्यादा था हेल्थ केयर में, उन देशों ने कोविड-19 से निपटने में अच्छा काम किया एज कंपेरिजन टू वो कंट्रीज जिनमें ज़्यादा हेल्थ केयर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल था हेल्थ सेक्टर में। उन देशों ने ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया कोविड-19 से निपटने में। तो राइटर कहते हैं 1990 के बाद का जो सीन था ना, कि जब यूएसए एकमात्र सुपर पावर था, वैसी सिचुएशन भी इंडिया को रिजेक्ट करनी चाहिए। और कोल्ड वार के दौरान जो सिचुएशन थी कि दो पोल्स थे वर्ल्ड में, वो सिचुएशन भी इंडिया को रिजेक्ट करनी चाहिए। इंडिया को अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फिर से अपनाना चाहिए, ताकि वर्ल्ड ऑर्डर को किस प्रकार से बनाया जा सके। वर्ल्ड ऑर्डर ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा मल्टीपोलर हो, सिर्फ दो देशों की ना चले, सभी देशों की चले, जिसमें कम से कम 4-5 पोल्स हों, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये सब भी पोल्स हों यूएसए और चाइना के अलावा। तो ऐसा वर्ल्ड का निर्माण करने के लिए इंडिया को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और नैम को फिर से री इन्वेंट करना चाहिए। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो 75वीं जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशंस की आयोजित हुई थी, इसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को सीट दी जाए। इंडिया की जो मांग है वो वाजिब भी है। इंडिया की हिस्ट्री को देखते हुए, साइज, इकोनॉमी, पोटेंशियल को देखते हुए इंडिया को सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। बट देखो कुछ रीजन्स की वजह से हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं वो थोड़े प्रभावित हुए हैं, जैसे नेबरहुड रिलेशंस। इवन पहले इंडिया मार्जिनलाइज कंट्रीज की, गरीब देशों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठाया करता था, लेकिन अब इंडिया ने गरीब देशों की आवाज़ उठाना कम कर दिया है। तो देखो ये राइटर का व्यू है। राइटर नैम पर फोकस देने की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनको ये मानना है कि नैम अब रेलेवेंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। आप इमोशनल मत होइए नैम के साथ में। नैम के साथ अगर आज हम जाएंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मतलब ये दो धड़ों में व्यू जो है वो बटा हुआ है। एक तरफ के एक्सपर्ट्स बोलते हैं नैम को री इन्वेंट करो, यूएसए के साथ मच जाओ, खास करके लेफ्टिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ के लोग, फॉर एग्जांपल एस जयशंकर, सी राजा मोहन, वो ये बोलते हैं कि नैम जो है वो एक बर्डन है अब फिलहाल इंडिया पर, इसे इंडिया को छोड़ देना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।